अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। 8613 का ये जो प्रोजेक्ट सोल्ट प्रोजेक्ट है, ये एक एक्शन रिसर्च पे बेस्ड है। तो आपने तो दो बातों को नोट कर लें। एक तो आपने पूरे जो है ना अपनी इस रिसर्च में आई का वर्ड यूज़ नहीं करना, ठीक है। इस तरह आपने जो दूसरे प्रोनाउंस वगैरह हैं, यू दे वगैरह, इनको आपने यूज़ नहीं करना। इस बात का आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। और दूसरा, आपने पास्ट टेंस में लिखनी है अपनी ये एक्शन रिसर्च जब आप राइट करेंगे इसे। तो इसका ये जो जीरो क्वेश्चन है, सबसे पहले ओवरऑल बैकग्राउंड ऑफ द पार्टिसिपेंट। इसमें ये चूंकि एक एक्शन रिसर्च है, तो इसमें रिफ्लेक्शन नोट्स की बहुत अहमियत होती है। कि रिफ्लेक्शन नोट्स का मतलब कि जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, जिन पे आप एक्शन रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, वो जिनके स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, तो आपने उनका जो ओवरऑल बैकग्राउंड है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ओवरऑल बैकग्राउंड में आपने इनका लिखना है कि आप कहाँ पे एक्शन रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं। इसके बाद आपने जो सारी उन्होंने इधर क्वेश्चन में बताया हुआ है कि सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, अर्निंग ट्रेंड्स वगैरह, तो ये सारे आपने लिखने हैं, ठीक है। ये एरिया स्कूल आ जाएगा, इसमें आपने स्कूल के बारे में, उस एरिया के बारे में थोड़ा सा बताना है। इसके बाद सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आ जाता है कि वहाँ की जो लोग रहते हैं, जो कम्युनिटी है, वो किस तरह का उनका स्टेटस है। सोशल स्टेटस है कि वो पुअर हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज वहाँ रहती हैं, या फिर वो रिच लोग रहते हैं जहाँ पे आप एक्शन रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है इसमें ऑक्यूपेशन एंड अर्निंग ट्रेंड ऑफ पेरेंट्स। आप जाहिर बात है, जिन आपके जो पार्टिसिपेंट हैं वो तो स्टूडेंट हैं, तो उनके जो पेरेंट्स हैं उनके अर्निंग ट्रेंड्स क्या हैं, कि उनकी आपने बताना है कि वो उनकी जॉब्स हैं, वो जॉबियन हैं या फिर फार्मर हैं। और इसके अलावा आपने उनकी जो मंथली इनकम वगैरह होती है उसकी वो किस रेंज में फॉल करती है। तो यहाँ से आपने इनकी ना रफली परसेंटेज आपने बतानी है उनके अर्निंग ट्रेंड्स वगैरह की। इसके बाद लिटरेसी रेट है। लिटरेसी रेट में आपने बताना है कि वहाँ के जो पेरेंट्स हैं, उन कम्युनिटी के उन बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, वो कितने पढ़े लिखे हुए हैं, ठीक है, उनका लिटरेसी रेट क्या है, यानी कि उस कम्युनिटी में पढ़े लिखे लोगों की परसेंटेज कितनी है। इसके बाद आपने एकेडमिक क्वालिटी के बारे में बताना है। एकेडमिक क्वालिटी में आपने स्कूल की एकेडमिक क्वालिटी भी बतानी है। इसके अलावा आपने जो वहाँ के जो कम्युनिटी के जो लोग हैं या फिर उन स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं, वो उनके बारे में आपने बताना है कि वो उनकी कितनी क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो जैसे ये इधर सारा इसमें बताया हो कि 50% जो है वो पढ़े लिखे हैं, उनमें से 20% ग्रेजुएट है और 10% जो है वो उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है। इसी तरह ये स्पेशल ट्रेड्स, इसमें आपने बताना है कि उस कम्युनिटी में या उस एरिया में जहाँ पे वो स्कूल वाक़ है, या फिर जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी जो कम्युनिटी है उनके स्पेशल ट्रेड्स क्या हैं, ठीक है। तो वहाँ अगर आपने कोई किसी सिटी में कर रहे हैं या फिर अगर आप किसी विलेज में कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड वहाँ की जो स्पेशलिटी है, वहाँ के जो स्पेशल ट्रेड्स हैं वो आपने लिखने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका 1 है। इसमें आपने बताना है कि आपने खुदा ही बात है, इतने सारे सब थीम दिए गए थे, आपने एक स्पेसिफिक सब थीम ही क्यों सिलेक्ट किया उनमें से, और फिर आपने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है वो आपने टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया है, इसमें आपने बताना है। तो इसको आपने रिलेट करना है अपने पर जो है ना एक्सपीरियंस के साथ किया। इसके अलावा आपने जो अपने क्लासरूम में जो प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, अगर आप एक टीचर हैं, तो अगर आप टीचर नहीं हैं तो आपने अपनी टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान जो स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम फेस किए हैं उससे रिलेट करके आपने बताना है कि आपने ये सब थीम और ये टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया है। तो जैसे इस प्रोजेक्ट का सब थीम है डिजिटल लिटरेसी और इसका टॉपिक है प्रमोटिंग डिजिटल लिटरेसी थ्रू यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी अमंग स्टूडेंट्स इन द 6th क्लास। तो इसमें यहाँ पे बताया गया है कि इसको टॉपिक को, इस सब थीम को क्यों सिलेक्ट किया गया है। ये फर्स्टली बताया गया है कि इसमें क्यों सिलेक्ट किया गया है। सेकेंडली, तो इस तरह करके एज अ टीचर आपने फिर यहाँ लिखना है कि एज अ टीचर द रिसर्चर नोटिस दैट मैनी स्टूडेंट स्ट्रगल विद डिजिटल स्किल्स। तो इस तरह आपने वो मेंशन कर दिया कि वो प्रॉब्लम जो उसको आपको आपने देखा कि स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है, तो उससे रिलेटेड आपने फिर ये सब थीम और टॉपिक सिलेक्ट किया है। तो ये सारा इसका आप इस तरह से इसको आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद आपने बैकग्राउंड एंड रैशनल ऑफ द स्टडी। तो इसमें जैसे कि जो क्वेश्चन में इसमें इधर मेंशन है कि गिव द बैकग्राउंड एंड रैशनल ऑफ द स्टडी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बैकग्राउंड एंड रैशनल ऑफ द स्टडी को बताना है। इसका क्या मतलब है कि आपने जो है ना एग्जिस्टिंग जो लिटरेचर है इसके बारे में, ठीक है, वहाँ से आपने इसके बारे में थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जो आपका टॉपिक है या आपका सब थीम है उससे रिलेटेड जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आपने इधर लिखनी है। उसके साथ आपने इनके रेफरेंस भी लिखने हैं, ठीक है। जैसे ये इधर रनिंग रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, जो आपने किसी पढ़ा है किसी आपने आर्टिकल से या फिर किसी रिसर्च पेपर से, उसको आप एज इट लिखते हैं, तो यहाँ पे उसके साथ रेफरेंस रूल मेंशन करना है, ये आपने ख्याल रखना है। और जब आप यहाँ पे टेक्स्ट साइटेशन यहाँ पे रनिंग रेफरेंस में लिखते हैं या फिर इसके बाद आपने इनको एंड पे नोट कर लेना है, क्योंकि आपने एंड पे रेफरेंसेस जो लिखने हैं वहाँ पे भी इसको मेंशन करना है, ठीक है। तो इस तरह ये सारा दिया गया। दूसरा है, ये दूसरे किसी आर्टिकल या रिसर्च पेपर से पढ़ा गया है पैराग्राफ, तो ये यहाँ पे इसका ये रेफरेंस मेंशन है। तो इस तरह आपने अपने टॉपिक से रिलेटेड
आपने जहाँ से आपको कोई बैकग्राउंड मिलता है स्टडीज वगैरह को, वो आपने नोट कर लेना है, साथ रेफरेंस भी नोट करने हैं लाजमी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, व्हाट वाज योर डिस्कशन विद योर कोलीग, फ्रेंड, सीनियर टीचर। जब आपने अपना एक सब थीम और अपना एक टॉपिक जो है सिलेक्ट कर लिया है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, प्रोवाइड योर डिस्कशन विद योर कोलीग और सुपरवाइजर। तो इसके बाद आपने अपने जो सुपरवाइजर हैं या टीचर्स हैं, तो उनके साथ आपने डिस्कस करना है जो मामला, ठीक है, जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किया उनके साथ डिस्कस करना है कि उनके बारे में क्या ओपिनियंस हैं, और या फिर वो जो है ना इस प्रॉब्लम के बारे में क्या उनकी सजेशन है कि किस तरह आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है उसको किस तरह से जो है ना स्टूडेंट जिस प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको किस तरह से सोल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको इस तरह से आप इसका आंसर लिखते हैं, ड्यूरिंग द डिस्कशन विद द कोलीग एंड सुपरवाइजर रिगार्डिंग, इसका टॉपिक है सारा प्रोजेक्ट का। तो इसके बाद आपने फिर इसमें क्या क्या चैलेंजेस होते हैं वो सारे आपने डिस्कस किए, टू एड्रेस दीज चैलेंजेस। उसके बाद आपने बताया कि ओवरऑल डिस्कशन में क्या क्या आप लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। तो इसके में आपने ये बताना है किस तरह से इसको जो पोटेंशियल सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, टू एड्रेस दिस चैलेंजेस वेरियस आर ब्रेनस्टॉर्म्ड वर्क पर पोटेंशियल सॉल्यूशन। तो आपने किस तरह से आपने उस डिस्कशन में उसका जो प्रॉब्लम को डिस्कस किया, उसके जो सोल्यूशन है पॉसिबल उनको डिस्कस किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें, व्हाट डिड यू फाइंड अबाउट द प्रॉब्लम इन द एग्जिस्टिंग लिटरेचर। तो आपने एग्जिस्टिंग लिटरेचर में जो इस तरह के इससे आपके टॉपिक से रिलेटेड जितने भी बुक्स, आर्टिकल, वेबसाइट्स वगैरह जितना भी पहले से मौजूद है लिटरेचर, उनमें आपने अपने प्रॉब्लम्स के बारे में या फिर अपने टॉपिक के बारे में क्या आपने जो है ना उसमें से आपने इकट्ठा किया या आपको क्या उनमें से इंफॉर्मेशन मिली है, उसको आपने इधर लिखना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। आपने सारे रिव्यूज कर लेने हैं, सारे आर्टिकल्स, वेबसाइट्स वगैरह, और फिर वहाँ आपने बताना है कि इसमें इससे रिलेटेड, इस सेक्शन रिसर्च से रिलेटेड पहले से क्या काम हो चुका है, ठीक है, और किस किसने किया और किस तरह से उसको किया। तो ये सारा इसमें भी आपने रेफरेंसेस ज़रूर मेंशन करना है, रेफरेंसेस के साथ आपने इनको लिखना है, जहाँ से आप ले रहे हैं वो पैराग्राफ उससे रिलेटेड अपनी इस टॉपिक से, तो उसके साथ आपने ये ज़रूर लिखने हैं रेफरेंसेस। तो ये है इस तरह। जो दूसरा है इसमें भी आपने इस तरह से रेफरेंसेस के साथ इसको मेंशन करना है, ठीक है। ये है इसको जो दूसरा पैराग्राफ लिया गया है किसी और आर्टिकल या वेबसाइट से, तो ये इसका रेफरेंस है और साथ ही बताया हुआ है सारा। तो इनको रनिंग रेफरेंसेस भी कहते हैं, ये साथ आपने ज़रूर लिखना है, उनको नोट भी कर लेना है एंड पे लिखने के लिए। तो ये सारा इसका आप इस तरह से जहाँ से भी आपको अपनी टॉपिक से रिलेटेड कोई एग्जिस्टिंग लिटरेचर में मिलता है कुछ, तो आपने उसको सारी मालूमात इकट्ठी कर लेनी है, उसको आपने इस तरह से लिखना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, व्हाट वाज द मेजर वेरिएबल्स और कंस्ट्रक्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट। मतलब आपका जो प्रोजेक्ट है इसके जो मेजर वेरिएबल या कंस्ट्रक्ट्स कौन से हैं, उनके आपने डेफिनेशन और डिस्क्राइब करना है उनको। व्हाट आर द की टर्म्स इन योर टॉपिक और स्टडी, ये उन्होंने क्वेश्चन में इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, एंड व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म, कि आपने जो अपने आपका जो सब थीम था और आपका जो टॉपिक था, इन दोनों को आपने देखना है कि इनमें जो है ना आपके वेरिएबल या कंस्ट्रक्ट कौन से हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस प्रोजेक्ट का जो है ना वो था, इसका सब थीम था डिजिटल लिटरेसी, ठीक है। तो इसके अलावा आपने डिजिटल लिटरेसी आपका कोई भी सब थीम हो सकता है, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग या फिर और कोई आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो इसके बाद इसका जो इस प्रोजेक्ट का जो टॉपिक था वो था प्रमोटिंग डिजिटल लिटरेसी थ्रू यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी अमंग 6th क्लास स्टूडेंट्स। तो अब इसमें कौन से वेरिएबल्स बनते हैं, डिजिटल लिटरेसी है सब थीम में, और टॉपिक में क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से आपने जो टॉपिक सब थीम जो सेलेक्ट किया है आपने उसी में से आपने वो कंस्ट्रक्ट और वेरिएबल्स ढूंढने, और वो अमूमन 1 या 2 होते हैं, ठीक है। आपने फिर जब इनको देख लिया इनमें वेरिएबल या कंस्ट्रक्ट कौन से हैं या कौन सी टर्म्स हैं जिनके ज़रूरी ये है कि आप उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं या फिर उनकी डेफिनेशन दें, ठीक है। अगर तो ये पहले से मौजूद है, कोई इस तरह की टर्म्स है कि जिनकी डेफिनेशन पहले से मौजूद है, जैसे ये डिजिटल लिटरेसी है, तो तकरीबन सबको इसको पता होता है कि एक वेल नोन टर्म है, ठीक है। तो इसके पहले से इसकी डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन मौजूद है, तो अगर आप उसी को एज इट इज़ कहीं से आपने इसकी डेफिनेशन उठाई है तो अब उसको एज इट इज़ कॉपी कर रहे हैं, तो उसको जब आप इस तरह से लिखेंगे तो साथ आपने ये रेफरेंस जरूर मेंशन करना है। इनको रनिंग रेफरेंसेस या टेक्स्ट साइटेशन कहते हैं। तो आप रेफरेंसेस के साथ उसको डेफिनेशन को आप मेंशन करेंगे, इधर लिखेंगे। इसके बाद आपने अगर खुद से उसकी कोई डेफिनेशन आपने अगर कोई इस तरह की टर्म है कि जिसकी आप खुद आप डिफाइन कर रहे हैं इसको प्रोजेक्ट में अपने में कि इस प्रोजेक्ट में इसका इस टर्म का इस तरह का कंसेप्ट है, जिसकी ये इसकी जो है ना मीनिंग इस टर्म की, तो वो आपने उसको जब डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है, तो आपने उसको लिखना है।
इधर क्योंकि ये जो दो टर्म यूज की गई हैं ये पहले से चूंकि मौजूद थी इनकी डेफिनेशन, तो उन्हीं को इस्तेमाल किया गया है, तो इसके साथ इनके रेफरेंसेस दिए गए हैं। लेकिन अगर आप खुद से कोई टर्म अपनी जो है ना वो इजाद करते हैं और उसको आप इधर अपने प्रोजेक्ट में ऐड करते हैं, तो फिर आपको उसकी डेफिनेशन उधर देनी पड़ेगी कि आप इस पर जो आपने टर्म यूज की इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, ये क्लियर हो गया इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपने क्या करना है, व्हाट डिड यू वांट टू अचीव इन दिस रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है कि इसमें आपने जो है ना क्या अचीव करना चाहते हैं अपने इस रिसर्च प्रोजेक्ट में, आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, पर्पस क्या है स्टडी। ठीक है, इसके बाद यहाँ उन्होंने लिखा व्हाट वाज द क्रिटिकल क्वेश्चन दैट वाज ट्राइड टू बी आंसर्ड इन दिस प्रोजेक्ट। तो आपने सिंपली आपने 2-3 लाइनों में जो पर्पस है उसको कैटेगोरिकली आपने स्टेट कर देना है। इसकी कोई लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी, सिर्फ 2 या 3 लाइनों में जहाँ पे जैसे बताया गया है पर्पस क्या है आपके इस प्रोजेक्ट का, इस एक्शन रिसर्च का। तो यहाँ पे जो क्रिटिकल क्वेश्चन बता दिया गया है, जिसका एक क्रिटिकल क्वेश्चन है जिसको आपने ट्राई किया आंसर करना इस प्रोजेक्ट में, वो बताया। फिर आपने जो स्पेसिफिक, अगर आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखना चाहते हैं तो आपने उनको 2 या 3 जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है वो आपने लिख देने। आपने जनरल ऑब्जेक्टिव नहीं लिखने हैं, जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है अगर आप लिखना चाहते हैं तो आपने वो 1, 2 या 3 अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिख देने हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, हु आर द पार्टिसिपेंट्स इन योर प्रोजेक्ट। आपके प्रोजेक्ट के पार्टिसिपेंट्स कौन से थे। तो यहाँ पे उन्होंने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हुआ है इसकी डिटेल कि जैसे गिव डिटेल ऑफ द इंडिविजुअल, आपने उन इंडिविजुअल की डिटेल बतानी है कि जिन पर आपने फोकस किया है इस प्रोजेक्ट के लिए, कि आया वो अर्ली ग्रेड के स्टूडेंट है जिनके अभी उर्दू की हैंड राइटिंग भी अच्छी नहीं है, या फिर आपके वो स्टूडेंट है 8th ग्रेड के जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे आपको जो पार्टिसिपेंट थे, जिस क्लास को या जिन स्पेसिफिक स्टूडेंट को आपने चूज किया था उनके बारे में आपने बताना है, उनकी डिटेल बतानी है। ठीक है, तो जैसे इस प्रोजेक्ट में 6 क्लास के स्टूडेंट्स को चूज किया गया था, तो इधर बता दिया गया पार्टिसिपेंट इन दिस रिएक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट वर द स्टूडेंट ऑफ 6th क्लास हु हैड वेरियंग लेवल्स ऑफ डिजिटल लिटरेसी। तो इस तरह आपके जो पार्टिसिपेंट थे उनके बारे में आपने मुख्तसरन, क्योंकि ये एक क्वेश्चन है 5 नंबर का, तो आपने इसी लिहाज से उसका आंसर करना है। तो आपने सिर्फ ये थोड़ा सा इसके बारे में बता देना है डिटेल आपके जो पार्टिसिपेंट थे उनकी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डिड यू ट्राई टू सोल्व द प्रॉब्लम। नरेट द प्रोसेस स्टेप वाइज प्रोसीजर ऑफ इंटरवेंशन एंड डाटा कलेक्शन। कि आपको जो आपका प्रॉब्लम था या आपने जो टॉपिक चूज किया था, आपने उस प्रॉब्लम को किस तरह से सोल्व करने की कोशिश की है। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट में इस प्रोजेक्ट में अगर हम देखें तो हम डिजिटल लिटरेसी जो है ना स्टूडेंट में वो उनकी जो है ना इम्प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आप स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी जो है ना इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उसमें जो प्रॉब्लम है आपने किस तरह से उनको सोल्व करने की कोशिश की है। तो इसमें आपने स्टेप वाइज वो सारे बता देने हैं। जैसे ये प्रोसीजर ऑफ इंटरवेंशन एंड डाटा कलेक्शन इन द प्रमोशन ऑफ डिजिटल लिटरेसी इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। तो आपने स्टेप वाइज सारे प्रोसीजर बताने हैं। जैसे ये इंटरवेंशन प्रोसेस है, तो इसमें सबसे पहले क्या किया था आपने अपने प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो सबसे पहले स्टेप 1 है, इसमें बेस लाइन असेसमेंट है कि सबसे पहले ये देखा गया था कि स्टूडेंट को असेस किया जाए कि उनका एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ डिजिटल लिटरेसी क्या है। तो इस तरह आपका जो प्रोजेक्ट या टॉपिक है तो उस हिसाब से आपने लिखना है स्टेप वाइज। आपने सबसे पहले क्या किया था उस एप्स रिसर्च को कंडक्ट, जब आपने किया प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश की तो सबसे पहले आपने कहाँ से स्टार्ट किया। इसके बाद स्टेप 2 है, इसमें आइडेंटिफाइंग टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, उसमें टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई किया गया। फिर क्या किया गया था कि इंट्रोड्यूसिंग किया गया था, टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि टॉपिक हमारा ये कि बाय यूजिंग थ्रू न्यू टेक्नोलॉजी। इसके बाद स्टेप 4 है इंटीग्रेशन विद करिकुलम। स्टेप 5 है इसका ऑनगोइंग असेसमेंट एंड फीडबैक। तो इस तरह से आपका जो भी प्रोजेक्ट है आपने उससे रिलेटेड आपने स्टेप 5 वो लिख देने हैं सारे स्टेप्स। तो डाटा कलेक्शन का प्रोसेस इधर लिखा है, ये इसमें कौन से स्टेप आ जाते हैं कि प्री इंटरवेंशन डाटा कलेक्शन के हमने इंटरवेंशन से पहले डाटा कलेक्शन किस तरह से डाटा को कलेक्ट किया है। उसके बाद हमने ड्यूरिंग इंटरवेंशन किस तरह से डाटा को कलेक्ट किया है। फिर हमने इंटरवेंशन के बाद किस तरह से डाटा को कलेक्ट किया है। फिर हमने डाटा को एनालाइज किस तरह किया है। और फिर ये रिपोर्टिंग एंड रिकमेंडेशन, इसमें वो आ जाती है फीडबैक्स वगैरह। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट वाज यूज्ड टू कलेक्ट द डेटा, हाउ वाज द इंस्ट्रूमेंट डेवलप्ड। जैसे ये कौन से इंस्ट्रूमेंट कौन से, इसमें ऑब्जर्वेशन आ जाती है, रेटिंग स्केल, इंटरव्यू वगैरह। तो इसमें पूछा कि आपने कौन से इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो यूज़ किया है और आपने उसको किस तरह से डेवलप किया है उस इंस्ट्रूमेंट को। अगर तो आप कोई एग्जिस्टिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं
तो ठीक है, आप उसको एज इट इज रेफरेंस के साथ मेंशन कर दें। किसी ने पहले से वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया और उसने आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड उसने जो है ना अपनी फाइंडिंग्स या डेटा को कलेक्ट किया है। लेकिन अगर आप आप उसको ऐसे लिख सकते हैं रेफरेंस के साथ। लेकिन अगर आपने खुद कोई इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया है तो आपने उसको बताना है कि आपने कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है इधर यूज़ किया और आपने उसको कैसे डेवलप किया है। तो जैसे इधर ऑब्जर्वेशन को यूज़ किया गया है एज एन इंस्ट्रूमेंट, तो वो बताया गया है इस प्रोजेक्ट में। फिर उसकी वैलिडिटी आपने किस तरह से इंश्योर की है उस इंस्ट्रूमेंट की जो आपने यूज़ किया है। इसमें फिर क्या किया गया कि चेकलिस्ट वाज डेवलप्ड, चेकलिस्ट को डेवलप किया गया। फिर ओवरऑल बता दिया गया यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डाटा कलेक्शन इन दिस स्टडी वाज कंसीडर्ड वैलिड एंड रिलायबल। तो आपने अपने प्रोजेक्ट में उससे रिलेटेड आपने जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे वो मेंशन कर देना है। क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें, व्हाट वर द फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन। ठीक है, इसमें आपने बताना है फाइंडिंग और कंक्लूजन क्या है आपके प्रोजेक्ट की। प्रोवाइड इंस्ट्रूमेंट एंड एनालिसिस एज अपेंडिक्स। तो आपने इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ किया था उसको आप इसमें अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो टेबल वगैरह बना देते हैं। आपने टेबल नहीं बनाने, आपने सिर्फ फाइंडिंग और कंक्लूजन लिख सकनी है और आप जो है ना इंस्ट्रूमेंट और एनालिसिस के अपेंडिक्स में आप लिख सकते हैं। तो जैसे इधर इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ किया गया है, ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट। तो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेंशन स्पैन, तो मतलब ये चेकलिस्ट इसमें इंक्लूड थी। इसके बाद इसमें क्या है कि रिलायबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन की किस तरह इस्टेब्लिश की गई, वो डेटा एनालिसिस। उसके बाद फिर आपने फाइंडिंग लिख देनी है कि जितनी आपने फाइंडिंग का मतलब ये है कि आपने जब वो सारा प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अपना जो एक पूरा प्रोसीजर आपने अडॉप्ट किया, आपने इंस्ट्रूमेंट जो अपना डेवलप किया, फिर आपने डाटा कलेक्ट किया, फिर जब आपने उसको अप्लाई किया उसके बाद उसका नतीजा क्या निकला था, उसकी फाइंडिंग्स क्या थी। कि मतलब अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव करना चाह रहे हैं या डिजिटल लिटरेसी स्टूडेंट में करना चाह रहे हैं इंप्रूव, तो उसमें क्या आपको उसकी फाइंडिंग मिली। जैसे कि इधर हमारा ये डिजिटल लिटरेसी है, इसका सब थीम, तो हमने इसकी ये फाइंडिंग निकाली है कि 85% ऑफ स्टूडेंट रिपोर्टेड फीलिंग मोर कंफर्टेबल, कि 85 स्टूडेंट मोर कंफर्टेबल थे। इसके बाद 15% स्टूडेंट जो थे वो उनको भी और उनकी जो है ना ओवरऑल ग्रेड इंप्रूव हुए हैं। 75% ऑफ टीचर रिपोर्टेड दैट। तो इस तरह से सारी आपकी एंड पे जो आपको रिजल्ट्स मिले हैं उस एक्शन रिसर्च में, उन सारी चीज़ों को अप्लाई करने के बाद जो आपने प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कोशिश की है, तो उसके बाद जो आपको फाइंडिंग एंड पे मिली है वो सारी इधर आपने लिख देनी है। तो इस तरह से आप उनको लिख सकते हैं। तो 2 या 3 फाइंडिंग्स के बाद आपने एक कंक्लूजन लिखना है या फिर 4 फाइंडिंग्स के बाद एक कंक्लूजन। ठीक है, तो कंक्लूजन जो है ना, आप ये जो कंक्लूजन लिखा गया है ये इन 4 फाइंडिंग्स का लिखा गया है। तो इस तरह अब मजीद अगर 2-3 फाइंडिंग और ऐड करना चाहते हैं तो फिर उन 2-3 फाइंडिंग्स का एक कंक्लूजन होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद आप जैसे ये पूरी ये फाइंडिंग्स है तो इनसे रिलेटेड ही होना चाहिए इसका कंक्लूजन। ये नहीं होना चाहिए कि फाइंडिंग्स कुछ और बता रही हो और कंक्लूजन में आपने कुछ और लिखा हो। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रोजेक्ट का समरी ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें आपने प्रोजेक्ट की अपने की जो आपने बनाया इसकी समरी लिखनी है। व्हाट एंड हाउ वाज द रिसर्च कंडक्ट, मेन ऑब्जेक्टिव, प्रोसेस एंड फाइंडिंग्स। मतलब कि आपने किस तरह से आपने रिसर्च कंडक्ट की है, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए थे, उसके प्रोसेस क्या थे, फाइंडिंग्स क्या थी, तो ये जो कंक्लूजन एंड पे क्या निकला। तो ये सारा आपने जो पूरी अपनी जो सारे आपने 9 क्वेश्चन किए हैं तो उनकी आपने एक शॉर्ट समरी लिख देनी है। तो इसमें कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, कुछ समरी की में हेडिंग दे देते हैं। तो हेडिंग आपने नहीं देनी, आपने सिंपली बगैर हेडिंग के एक पैराग्राफ में आपने इसको समरी को लिख देना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपने इस हिसाब से इसको आंसर करना है, ज़्यादा डिटेल नहीं लिखनी। सबसे पहले आपने क्या करना है, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके वो लिखते हैं। फिर आपने इसकी रिसर्च बाद कंडक्टिंग यूजिंग ऑब्जर्वेशन इंस्ट्रूमेंट, जो आपने इंस्ट्रूमेंट चूज किया था, प्रोसेस क्या था, इसमें डेटा किस तरह से कलेक्ट किया, फाइंडिंग्स एंड पे क्या आई थी, उसका कंक्लूजन क्या था, जैसे फिर एंड पे रिजल्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट स्टूडेंट, आपने स्टूडेंट जो उनमें क्या तब्दीली आई थी, क्या रिजल्ट निकला था इस प्रोजेक्ट को, वो सारा आपने इस तरह इसकी डिटेल जो आपने ऊपर सारे क्वेश्चन किए हैं सिंपली आपने उनको उनकी थोड़ी सी डिटेल लिख देनी है। ठीक है, थोड़ा सा आपने उनको बता देना उसके बारे में। तो ये सारा आपने इस तरह से इसकी समरी लिख देनी है आपने ओवरऑल प्रोजेक्ट की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें क्या करना है, हाउ डू यू फील अबाउट दिस प्रैक्टिस, कि आपने जो एक्शन रिसर्च कंडक्ट की, आपने जो प्रोजेक्ट बनाया आप इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं। व्हाट हैव यू लर्न, आपने इससे क्या लर्न किया है।
सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब ये सिर्फ एक आपने अपनी ज़ात के बारे में बताना है इसमें कि आपने इससे जो है ना आपको आपने कैसा महसूस किया इस रिसर्च के बाद और आपने अपने अंदर क्या सीखा, क्या तब्दीली अपने अंदर महसूस की। ठीक है, तो एज ए रिसर्चर वर्किंग और प्रमोटिंग, तो आपने बताना है कि अपने प्रोजेक्ट में इस पे काम करने के बाद आपके अंदर अपनी ज़ात के अंदर क्या तब्दीली महसूस है, या आपकी कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ थी जो आपकी मजीद इंप्रूव हुई, या आपकी स्किल्स इंप्रूव हुई, या फिर आपकी कौन सी वीकनेसेस थी जिन पे आपने काम किया, और वो है ना जो आप पहले से ज़्यादा आप जो पर्सनैलिटी या फिर आपकी जो प्रोफेशनल स्किल्स वगैरह जो है वो इम्प्रूव हुई हैं। तो आपने सिंपली अपना ज़ाती जो आपका तजर्बा है, ज़ाती एक्सपीरियंस है इस प्रोजेक्ट को करने के दौरान आपने क्या महसूस किया, क्या आपके अंदर तब्दीलियाँ आई, आपकी क्या कुछ नई चीज़ें सीखी, वो आपने सिंपली इधर बता देंगे। ठीक है, तो ये आप इसका जैसे जिस प्रोजेक्ट का दिया गया है इधर आंसर डिजिटल लिटरेसी जिसका इसका साफ 3 है, तो ये इससे रिलेटेड इधर दिया गया है इसकी सारी सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो आप यह सैंपल इसको देख सकते हैं, तो इस तरह आप लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है इसका, व्हाट हैज इट एडेड टू योर प्रोफेशनल स्किल एज अ टीचर। तो ऊपर वाला वो क्वेश्चन था, वो इसमें आपने अपनी ज़ात के अंदर क्या तब्दीलियाँ महसूस की और आपने क्या नई चीज़ सीखी इससे, तो आपने क्या आपने किस तरह से अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव किया। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब कि आपने एज अ प्रोफेशनल स्किल, मतलब प्रोफेशनल स्किल्स कौन सी इसमें ने जो है ना इस प्रोजेक्ट के जरिए से आपके अंदर आई हैं एज अ टीचर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सिर्फ एज अ टीचर आपके अंदर जो प्रोफेशनल स्किल्स आपकी इंप्रूव हुई हैं उनके बारे में लिखना है। ठीक है, कि किस तरह से आप एज अ टीचर अब आप स्टूडेंट की किस तरह से प्रॉब्लम को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, उनको किस तरह से आप सोल्व करते हैं स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स को, ये आपके अंदर इसकी जो है ना इस प्रोजेक्ट के नतीजे में आपके अंदर जो उसके जो प्रोफेशनल स्किल थी वो इम्प्रूव हुई हैं, उनके अंदर तब्दीली आई और आपने उनको इन्हेंस किया। तो ये सारा इसमें आपने प्रोफेशनल जो है ना आप स्किल उसके बारे में बता देना, एज अ टीचर आपने क्या इसे सीखा। क्वेश्चन नंबर 13 है इस प्रोजेक्ट का, इसमें आपने क्या करना, लिस्ट द वर्क यू साइटेड इन योर प्रोजेक्ट। तो इसमें आपने जो रेफरेंसेस वगैरह आपने जो यूज़ किए हैं आपने प्रोजेक्ट में, जो आपने वेबसाइट से डाटा लिया है या फिर आपने किसी लिटरेचर से आपने कोई रिसर्च पेपर पढ़ा है, तो वो जो आपने ऐड किया है आपने इस प्रोजेक्ट में उसकी डिटेल, तो उससे आपने जो रेफरेंसेस वगैरह ऐड किए हैं रनिंग रेफरेंसेस, तो उनका अब आपने फाइनल इधर रेफरेंसेस को सारे जो आपके प्रोजेक्ट में यूज़ हुए हैं उन सब को आपने इकट्ठा लिखना है इसमें। अब इसमें क्या करना है, फॉलो द एपीए मैनुअल 6th एडिशन। तो इसमें आपने इस एपीए मैनुअल को, कई तरीके होते हैं रेफरेंसेस लिखने के, तो आपने उन्होंने कहा कि एपीए मैनुअल जो है ना वो आपने इधर यूज़ करना है। तो ये आप ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से आप ये मैनुअल एपीए मैनुअल जो है ना आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, उनमें सारी डिटेल लिखी हुई है कि किस तरह से रेफरेंसेस को लिखना है इसमें। तो इसके अलावा आप इंटरनेट से भी इसकी डिटेल देख सकते हैं कि एपीए मैनुअल में रेफरेंसेस को किस तरह से लिखते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ तरीके होते हैं, अगर आपने बुक से कोई पैराग्राफ वगैरह या फिर कोई कंटेंट ऐड किया और आप उसका रेफरेंस देना है किसी बुक का, तो उसको लिखने का और तरीका होता है। अगर आपने कोई वेबसाइट से आपने डाटा दिया है तो उसका रेफरेंस देना है, वेबसाइट का रेफरेंस देने का कोई और तरीका होता है। जैसे ये इधर वेबसाइट का रेफरेंस दिया हुआ है तो इसको इस तरह से अगर लिखेंगे, अगर आप वेबसाइट से ले रहे हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी बुक से लिया है या किसी रिसर्च पेपर से लिखा है तो उसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं उनको लिखने के रेफरेंसेस को। तो ये सारे इधर रेफरेंसेस दिए हुए हैं, तो आप जो अपने रेफरेंसेस हैं उनको आपने लिखने से पहले एक दफ़ा एपीए मैनुअल देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि आपने किस तरह से रेफरेंसेस जो हैं ऐड करने हैं। तो आप इस तरह से आपने जो सारे रेफरेंसेस हैं जो आपने पूरे प्रोडक्ट में ऐड किए हैं आपने उनको इधर लिख देना है इस क्वेश्चन में। और अपने पास ये ध्यान रखना है कि आपने एपीए मैनुअल को फॉलो करना है।